एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और एक बार फिर अब बात करेंगे कुछ कोरोना वायरस के हवाले से। जी बिल्कुल, लॉकडाउन और पाबंदियों के बावजूद कोरोना की जो तीसरी लहर है उसका फैलाव कम होता नजर नहीं आ रहा। मुल्क भर में यौमिया केसेस 5000 से तजावुज कर गए हैं, जिसके बाद कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 11% तक पहुंच गई है। पंजाब और अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो कोरोना की सूरत हाल अबतर हो गई है। पंजाब में कोरोना केसेस की मजमूई शरह 14%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 13% तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब हम अगर वफाकी वजीर जो असद उमर हैं, जो कि NCOC को भी देखते हैं, उन्होंने तीसरी लहर के हवाले से आइंदा 5 से 6 हफ्तों को इंतहाई अहम करार दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने जोर भी दिया है कि SOPs पर सख्ती से अमल करें, केसेस की शरह को कम किया जा सकता है अगर ऐसा हो। उन्होंने ईद के बाद चीनी वैक्सीन कैंसाइनो के हवाले से भी बताया कि वो दस्तयाब हो जाएगी और उसके साथ साथ रूस से भी मजीद 1.5 लाख डोजेस जो स्पुतनिक है उसकी भी खरीदने की बात की है। डॉक्टर अताउर रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कोरोना टास्क फोर्स जो बनाई गई है प्राइम मिनिस्टर से उसको हेड करते हैं और उसके साथ साथ खुद दानिश्वर तो हैं ही। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखें। डॉक्टर अता, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। हम एक्सपेक्ट नहीं करे थे कि तीसरी लहर इतनी सरप्राइजिंग होगी हमारे लिए और इतनी डेंजरस होगी हमारे लिए, लेकिन रिजल्ट्स बहुत खतरनाक हैं। न सिर्फ पॉजिटिविटी रेशो बढ़ गई है बल्कि जो डेथ टोल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया हुआ है। तो इसमें अब तक जितने इक़दाम हुकूमत ने लिए हैं और जिस तरह शहरियों ने उसको फॉलो किया, आप उससे मुतमईन हैं? नहीं तो क्या करें हम? ज़रा ओवरऑल एनालिसिस रखिएगा हमारे सामने। जी शुक्रिया। ये जो टास्क फोर्स है ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टास्क फोर्स है कोरोना वायरस की, जिसको मैं हेड कर रहा हूँ। और इसमें बहुत एहतियात से हमने देखा है कि क्या हो रहा है और इस वक्त इसके रोजाना की बुनियाद पर इसकी म्यूटेशन जो हो रही है उसको एहतियात से स्टडी किया जा रहा है। कराची यूनिवर्सिटी में जो सेंटर है जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, इसमें इसको हम देख रहे हैं कि किस तरह तब्दीलियां आ रही हैं और 130 के लगभग म्यूटेशंस जो तब्दीलियां आई हैं इसके स्ट्रक्चर में, जेनेटिक स्ट्रक्चर में, वो हमने देखी है यहाँ पर। तो हुआ ये है कि ये एक आपने देखा होगा इस गेंद नुमा ये होता है वायरस और इसके ऊपर छोटी छोटी घुंडियां लगी होती हैं और वो खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो स्पाइक प्रोटीन्स कहलाती हैं और फिर वो खलिये के साथ जुड़ती हैं, इंसानी खलिये के साथ, और वो खास रिसेप्टर्स होते हैं खलियों में, उनके साथ जुड़कर और फिर ये खलियों के अंदर दाखिल होती हैं और फिर जिस्म के अंदर मल्टीप्लाई करके जिस्म का जो मैकेनिज्म है फैलने का उसको टेक ओवर कर लेती है और मल्टीप्लाई करते हैं ये वायरस। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे म्यूटेशन आ गई है इस जगह पर, जिसकी वजह से इसका फैलाव बहुत तेज हो गया है और ये जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है दुनिया भर में। ममालिक में आप देखें कि तीसरी वेव जो है उसने बहुत ही जबरदस्त तूफान की तरह ये फैला है। ब्राजील में आप देखें कोई 4000 अमवात हुई हैं 2 रोज पहले, और हमारी भी पर डे पे 100 से ज्यादा अमवात तो हो ही नहीं है। खैर, इससे पहले कि मैं अगले सवाल की जाने जाऊं, जरा थोड़ा सा आपकी वीडियो का प्रॉब्लम है तो मैं इसको रिकनेक्ट है। मीनवाइल मैं सवाल कर लेता हूं ताकि आप मेरा सवाल, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो फिगर्स आ रही हैं बड़ी अलार्मिंग है। 5000 से ज्यादा जो है इस वक्त ओवरऑल पर डे केसेस हमारे पास आ रहे हैं और विद दैट जो मोर्टेलिटी रेट है उसके बारे में भी हम बात करें कि बहुत खतरनाक हद तक इस वक्त उसमें भी इजाफा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मैं सवाल करना चाहूंगा वो हमने जिस तरीके से अब तक इसको केटर किया है, एक तो इस हवाले से हमें बता दीजिए, और दूसरा ये कि आप चूंकि टास्क फोर्स को हेड कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो अब तक आपने इसके ऊपर आपकी टास्क फोर्स या मिनिस्ट्री ने क्या काम किया? चूंकि एक क्वेश्चन बड़ा हमारे जहन में आता है, वो वैक्सीन को लेकर आता है कि वैक्सीन हम खरीद तो रहे हैं लेकिन पिछले 1 साल से कोविड भी है, हमने अपनी रिसर्च नहीं की है। मिनिस्टर फॉर साइंस कहते हैं कि फंड्स के शदीद इशूज हैं, तो इसमें भी जरा कौम को बताइएगा कि क्या पेशरफ्त है। जी, टास्क फोर्स के तहत तो बहुत सारा काम हुआ है। वैक्सीन जो है यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो तो उसके लिए तो अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को आना पड़ेगा और कई साल लगेंगे इससे पहले कि हम इस काबिल हो जाएं कि हम तो इस वक्त इंसानों की वैक्सीन बनाते ही नहीं है, सब इंपोर्ट करते हैं। जानवरों की कुछ वैक्सीन बनती है, तो इस मामले में तो हम बहुत पीछे हैं और हमें चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स दें और कोशिश करें कि प्राइवेट सेक्टर और बैनुल-अक़वामी कंपनियां मिलकर यहाँ मुख्तलिफ वैक्सीन प्रोड्यूस करें जिसमें कोरोना वायरस की भी वैक्सीन हो सकती है। लेकिन जो टास्क फोर्स ने जो काम किए हैं, एक तो जेनेटिक एनालिसिस हो रही है जो कराची यूनिवर्सिटी का जो हमारा सेंटर है वहाँ पर, दूसरे इस मुख्तलिफ अद्वियात के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं मुल्क भर में और देखा गया है कौन सी अद्वियात ज्यादा इफेक्टिव है। तीसरे क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं कराची में, हमारा कराची यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, जिसके अंदर
सिनोफार्म के क्लिनिकल ट्रायल्स यहाँ पे किए गए हैं और बाद में हुकूमत ने यही फैसला किया कि सिनोफार्म को इंपोर्ट किया जाए चाइना से, और कैंसिनो बायो के क्लिनिकल ट्रायल जो हैं वो NIH के थ्रू मुख्तलिफ मकामात में किए गए हैं। चौथे, वेंटिलेटर्स की जो मैन्युफैक्चर है वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप की गई है और लोकल वेंटिलेटर्स अब मैन्युफैक्चर शुरू हो रहे हैं। कुछ तो असेंबली तो शुरू हो चुकी है टर्किश वेंटिलेटर्स की। तो बहुत सारा काम हो रहा है और हुआ है, लेकिन मसला ये है इस वक्त कि जो ये वायरस आया है ये इसको मुकाबला करने के लिए कोई दवाई नहीं है। जो वैक्सीन होती है वो सिर्फ वो इसको अगर कोई दवाई नहीं, अगर आपके पास कोरोना वायरस हो जाए तो वैक्सीन लगा के आप ठीक नहीं हो सकते। प्रिवेंटिव है वैक्सीन, प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन हो जाए तो फिर आप नहीं बच सकते। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, वैक्सीन के प्राइसेस को लेकर भी लोग काफी कंसर्न्ड हैं। गवर्नमेंट ने निजी सेक्टर की जानिब से दरामद की गई जो स्पुतनिक की कीमत है वो 8,400 बताई है, जबकि जो ये चाइनीज वैक्सीन है जी बिल्कुल उसकी कीमत 4,225 है। लेकिन ये दोनों जो वैक्सीन हैं इनकी जो कीमत है ये 12,000 से भी ज्यादा वसूल की जा रही है। वैक्सीन मुकर्रर करदा जो इनकी कीमतें ऐसे ज्यादा क्यों, महंगी क्यों है? इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है ऐसा लगता है। बिल्कुल। बैनुल-अक़वामी जो प्राइसेस हैं वैक्सीन के, जिस प्राइस में हुकूमतें इसको खरीद रही हैं वो 500 रुपए से 1000 रुपए के अंदर हैं जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं। और मिसाल के तौर पे जो एस्ट्राजेनेका जो है उसकी प्राइस तकरीबन $2.25 यूरो है, जो कि तकरीबन 400 रुपए या 500 रुपए बनती है। जो एस्ट्राजेनेका इंडिया में बन रही है और दूसरी जो बन रही है इंडिया में, उनकी प्राइसेस भी 400 से 600 पाकिस्तानी रुपए के बराबर बनती हैं, कोई 200 से 300 इंडियन रुपए के बराबर बनती है। तो ये जो है वैक्सीन, इसके ऊपर फिर ड्रैप जो है वो देखता है कि इम्पोर्ट प्राइस क्या है। इसमें खास ख्याल ये रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा इसको मुनाफा ना कमाया जाए, ये ना हो कि लोग मर रहे हो, वैक्सीन मुहैया ना हो और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी को, तो इसको यकीनन कंट्रोल करना पड़ेगा ड्रैप के जरिए, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी का एलिमेंट जो है। हाँ, लेकिन कंट्रोल अभी नहीं किया जा रहा, क्योंकि आप खुद भी एक जिम्मेदार ओहदे पे हैं इस वक्त, और ऑब्वियसली मिनिस्टर फॉर साइंस एंड देन ऑब्वियसली गवर्नमेंट साहब का इंटरेक्शन भी, तो इसीलिए नुकता हमने आपके सामने भी रखा कि इसको कंसिडर किया जाना चाहिए। क्योंकि आम लोग तो लोग साहब वैसे ही वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे ना, लोगों के अंदर खदशात बहुत ज्यादा हैं, फिर इतनी कोई अवेयरनेस कैंपेन्स भी हुकूमत की जानिब से नहीं है। हम अपने शोज के अंदर अपने तौर पर तो ये करते हैं, लेकिन हुकूमती कोई उस तरह की कैंपेन्स हमें नजर नहीं आती कि वैक्सीन पे कन्विंस किया जाए लोगों को। हुकूमत तो फ्री में लगा रही है वैक्सीन, तो किसी पैसे चार्ज नहीं कर रही। तो जितनी वैक्सीन लग रही है हुकूमत की तरफ से वो सबको फ्री लग रही है और एक प्राइस लग रही है। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए सिर्फ है कि जो खरीदना है। राइट डॉक्टर साहब, टाइम कम है, इंशाल्लाह इस पे बात होती रहेगी। डॉक्टर रहमान हमारे साथ मौजूद थे जो कि टास्क फोर्स के चेयरमैन है कोरोना के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के, हमसे बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद